क्या होगा। देखिए 2027 के विधानसभा चुनाव पर अगर आप गौर करें तो कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल अभी से ही एक तरह से कहें तो सेंधमारी करने के तमाम तरह के प्रयास कर रही हैं। जिस हिसाब से आरक्षण का मुद्दा हाल ही में अनुप्रिया पटेल उठाती नजर आई थी, भ्रष्टाचार का मुद्दा अनुप्रिया पटेल उठाती नजर आई थी। देखिए जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि विधानसभा के अंदर कई ऐसे विधेयक पास कराने की पूरी कोशिश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जरिए की गई और विधेयक पास भी कराया गया। जी देखिए, सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की अगर मैं बात कर लूँ तो दो मुद्दे सबसे ज़्यादा चर्चाओं में हैं। पहला वो जिसमें राहुल गांधी ने जब संसद में चक्रव्यूह का जिक्र किया था, और दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है नजूल विधेयक को पारित करने को लेकर। देखिए ये मुद्दा बहुत ज़्यादा चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है। योगी आदित्यनाथ अपने बयानों को लेकर अब फिर से एक बार चर्चा में आ गए हैं। वहीं अनुप्रिया पटेल की बात करें, केशव प्रसाद मौर्य हो, जयंत चौधरी हो, तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी से हाथ धोते हुए भी दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन ये सब अटकलें थम जाती हैं जब योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं और वहां पर शीर्ष कमान के कहीं ना कहीं ऑर्डर पर ये सब पूरा मामला शांत होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अब एक मुद्दा फिर से उछलता हुआ नजर आ रहा है। यूपी में देखा जाए तो अब जातीय जनगणना को लेकर, आरक्षण को लेकर और तमाम मुद्दे हैं जो इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा, उसका भी ठीकरा योगी आदित्यनाथ पर फूटता हुआ नजर आया। ये तमाम तरीके की अगर कवायद देखी जाए तो अनुप्रिया पटेल का नाम अब जिस तरीके से निकल कर आ रहा है, वहीं एक मुद्दा जो निकल कर आया है संसद में जिसको लेकर अब फिर से बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सियासत होने वाली और भारतीय जनता पार्टी को कितना झटका लग सकता है और कितनी राहत मिल सकती है। हमारे साथ राहुल मौजूद है न्यूज रूम में। राहुल, जिस तरीके से भी देखा जाए अनुप्रिया पटेल और केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ से खुलकर बगावत करते हुए नजर आए, इसके क्या नतीजे देखे जा सकते हैं? और जिस तरीके से संसद में अभी जो बिल एक तरीके से पास किया गया है उसको लेकर भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं निकल कर आ रही हैं जिसमें तमाम तरीके की बातें एनडीए गठबंधन उठाता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष राजा भैया भी उसमें इंटरफेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये पूरा मामला अगर देखा जाए तो किस तरीके से जोड़कर देखते हैं? जी देखिए, सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की अगर मैं बात कर लूँ तो दो मुद्दे सबसे ज्यादा चर्चाओं में हैं। पहला वो जिसमें राहुल गांधी ने जब संसद में चक्रव्यूह का जिक्र किया था, और दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है नजूल विधेयक को पारित करने को लेकर। देखिए ये मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि जो सरकार का फैसला है, सरकार के इस फैसले से जो सहयोगी पार्टियां हैं वो खुश नहीं है। अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल वो सरकार के इस फैसले के खिलाफ हैं, तो वहीं राजा भैया वो भी सरकार के इस फैसले के खिलाफ है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो विधेयक जो पारित करने को लेकर बात कही गई है, इसमें यह कहा गया है कि जो संपत्तियां हैं जिनका कोई वारिस नहीं है या जो इस संपत्ति के कोई मालिक नहीं है, वो जो है उन संपत्तियों को सरकार अपने पास रखेगी, उनको जब्त कर लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं ये इसलिए और ज्यादा नाराज हैं क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पर, इस उपचुनाव में वो ज्यादा सीटों की मांग भी कर रही हैं, जिनमें निषाद पार्टी भी है, जिनमें अगर हम बात कर ले अपना दल से है ना अनुप्रिया पटेल हैं। तो यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि खबरों में जो बन रहा है नजूल विधेयक को लेकर, तो क्या योगी सरकार का जो फैसला है, क्या सरकार जो फैसले ले रही है ये सहयोगी पार्टियों से सलाह मशवरा करके नहीं ले रही है या सहयोगी पार्टियों से पूछकर नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि इस तरीके की स्थिति रहेगी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हाल ही में लोकसभा चुनावों के वक्त हमने देखा जो तस्वीरें सीटों को लेकर आती हैं उत्तर प्रदेश में, वही उपचुनाव के नतीजे आएंगे, वही 27 के चुनाव के होंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार को अपने तमाम सहयोगी दलों के साथ बैठकर चर्चा करके तमाम जितने भी विधेयक हैं या जितने भी वो कानून लागू करना चाहते हैं उन पर जरूर इस पर काम करें या मशवरा लें, तब जाकर कहीं ना कहीं एकमत राय मिलेगी। नहीं तो इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि एक दूसरे पर निशाना साधा जाएगा जिसका फायदा समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियां उठाएंगी। राहुल, लेकिन
यहाँ पर अगर देखा जाए, आपने जिक्र किया अनुप्रिया पटेल, वहीं पर अनुप्रिया पटेल अभी कुछ दिन पहले चंद्रशेखर आजाद रावण की तारीफ करते हुए नजर आई। उन्होंने बोला कि अच्छा कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि चंद्रशेखर आजाद भी जमीनी मुद्दों को उठाते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, छुआछूत की बात करते हैं, वहीं सरकार की जो नीतियां हैं उसको कोसते हुए नजर आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अनुप्रिया पटेल और जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य का रुझान जाता हुआ नजर आ रहा है, अब राजा भैया की भी एंट्री हो गई है, तो ये अब आने वाले भविष्य में किसी भी तरीके का गठबंधन की कोई उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, बाप बेटे का सगा नहीं होता, भाई भाई का सगा नहीं होता। अगर किसी भी नेता को ये बोल दिया जाए तुम्हें प्रधानमंत्री बनना है, तो वो अपनों को किनारे लगा देगा। ये राजनीति का सबसे बड़ा फंडा होता है, क्योंकि इसी पार्टी के लिए अखिलेश और मुलायम के बीच में लड़ाई हो गई। इसी पार्टी के लिए, इसी पद के लिए अखिलेश ने शिवपाल को किनारे लगा दिया, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर माता प्रसाद पांडे को एक बड़ी जिम्मेदारी दी। और बात आपने अनुप्रिया पटेल की है या चंद्रशेखर आजाद की है। देखिए, राजनीति में जहां जिसको फायदा होता है वो वहां पहुंच जाता है। ये वही नीतीश कुमार थे जो एक वक्त में कह रहे थे मैं कभी बीजेपी में नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे कि कभी बीजेपी में नहीं आने देंगे, लेकिन आज तस्वीरें क्या देखिए, सबसे बड़ी बात जो है ये है कि आज हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, जहां अनुप्रिया पटेल को फायदा लग रहा है वहां जा रही है। जहां चंद्रशेखर को अगर आने वाले वक्त में लगता है मुझे समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा तो मैं गठबंधन करूंगा। मायावती को लगता है कि अगर हमें एक बार फिर से बबुआ के पास जाना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बुआ बबुआ की जोड़ी बहुत पुरानी जोड़ी मानी जाती रही है, तो ये फिर से साथ आ जाएंगे। ये वही राहुल और अखिलेश हैं जो एक वक्त में इन्होंने गठबंधन किया था उत्तर प्रदेश में, काम नहीं आ पाया, लेकिन फिर से गठबंधन किया तो काम आया। तो देखिए, सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी के साथ इनकी तल्खियां हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ रही है, आपसी मनमुटाव हो रहा है। तो अब अनुप्रिया पटेल को लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद रावण नगीना से सांसद, उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है, वोट बैंक भी अच्छा खासा उनके पास है, तो सोच रहे हैं कि जो तमाम छोटे छोटे दल हैं वो एक साथ आकर कुछ अपना बड़ा करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो राजनीति में ये चलता ही रहता है, यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं होता। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का जिक्र कर ले, मायावती का जिक्र कर ले, जो गठबंधन का जिक्र हो रहा था, ये बात भी कही जा रही कि चंद्रशेखर आजाद रावण भी इनके साथ आएंगे, तो ये तमाम अगर दल एक साथ आ जाते हैं, कांग्रेस तो साथ है में, तो क्या बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देंगे? ये एक सबसे बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद रावण की बात करें तो दलितों का देखिए एक बहुत बड़ा चेहरा वो बन गए, क्योंकि ये जो दलित वोट बैंक पहले मायावती के पास हुआ करता था, अब कहीं ना कहीं छटक गया है, और छटक कर दो भागों में बढ़ गया। एक सपा के पास चला गया, एक चंद्रशेखर आजाद रावण के पास चला गया। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद रावण भी चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष के तौर पर एक बड़ा चेहरा बनकर सामने आए। हालांकि चंद्रशेखर आजाद रावण कह रहे हैं कि मैं अकेले ही लड़ूंगा, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। तो ये कहने भर की बातें होती हैं, और जब फायदा लगता है तो ये लोग एक साथ आकर मिल भी जाते हैं। लेकिन ये जरूर देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में क्या जो छोटी सहयोगी पार्टियां एक साथ आकर मिलकर चुनाव लड़ती हैं, तो क्या बीजेपी को सीटों पर नुकसान पहुंचा पाएंगी? बिल्कुल, ऐसे में बीजेपी को सीटों पर कितना नुकसान होगा, ऐसे में उपचुनाव नजदीक है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को इस बार अगर सीटों को लेकर किसी भी तरीके की दिक्कतें आती है, तो कहीं ना कहीं आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हमारा अगला सवाल आश्रुति से रहेगा। आश्रुति, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ चाहे कावड़ के मुद्दे को लेकर हो, चाहे हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर हो, एक ही तरीके की राजनीति करते हैं, वही केशव प्रसाद मौर्य हो, अनुप्रिया पटेल हो, तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी कि एनडीए गठबंधन में फूट पड़ने की पूरी संभावना जताई जा रही है। तो क्या कुछ लगता है कि क्या वाकई में ऐसा कुछ होगा, पार्टियां टूट सकती हैं, अनुप्रिया पटेल छिटक सकती हैं? अगर ऐसा होगा तो इसका इम्पैक्ट आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव पर क्या होगा? देखिए, 2027 के विधानसभा चुनाव पर अगर आप गौर करें तो कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल अभी से ही एक तरह से कहें तो सेनवारी करने के तमाम तरह के प्रयास कर रही हैं। जिस हिसाब से आरक्षण का मुद्दा हाल ही में अनुप्रिया पटेल उठाती नजर आई थी, भ्रष्टाचार का मुद्दा अनुप्रिया पटेल उठाती नजर आई थी, और इसी बीच आप देखिए जिस हिसाब से कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल जब से उन्हें आप देखें मंत्री पद दिया गया, राज्य मंत्री कहीं ना कहीं वो बनी है, उसके बाद से ही लगातार योगी आदित्यनाथ से तमाम तरह के सवाल पूछना, पत्र भेजना, और पत्र भेजकर ऐसे मुद्दे कहीं ना कहीं उठाना जिन मुद्दों पर आज तक अभी तक आप देखें एक बार भी
से किसी उत्तर प्रदेश के मुख्य राजनेता नेता ने अभी तक, किसी मंत्री ने इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं चर्चाएं नहीं करी थी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की रणनीतियों पर, भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियों पर अभी तक किसी भी ऐसे नेता ने, किसी भी मंत्री ने सवाल नहीं उठाया था। और वहीं अनुप्रिया पटेल जिस हिसाब से उन्होंने इस बार कहीं ना कहीं सवाल उठाया, देखिए बेशक कहीं ना कहीं आने वाले समय में अनुप्रिया पटेल को अगर उनके तमाम सवालों के जवाब नहीं मिले, उनके तमाम मुद्दे जो वो कहीं ना कहीं उठाती नजर आ रही है, उनका अगर स्पष्टीकरण उनको नहीं मिलता है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में बिल्कुल अनुप्रिया पटेल कहीं ना कहीं बगावत कर सकती हैं। और समाजवादी पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं कोशिश सपा की बिल्कुल है कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खेमे में एक बड़ी अंतरकला पैदा कर सके। केशव प्रसाद मौर्य को जिस हिसाब से आप देखें, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव बड़े प्रस्ताव देते नजर आ रहे हैं, 100 विधायक लाइए, 100 लाइए, सरकार बनाइए। क्या पता आने वाले समय में बिल्कुल अनुप्रिया पटेल भी वो ऐसे बड़े एक मुख्य चेहरा कहीं ना कहीं बनती नजर आए, जिन मुख्य चेहरे पर अखिलेश यादव दाव चले और योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका लग सके। देखिए बिल्कुल राजनीति की बात करते हैं माही, तो कहीं ना कहीं राजनीति में तमाम ऐसे नेता हैं जो नेता अपने बयानों को लेकर ही अपने ही बयानों में फंस जाते हैं। और अनुप्रिया पटेल तो बड़ी मांग कहीं ना कहीं करती नजर आ रही है, पत्र भेजती नजर आ रही है। देखना यह दिलचस्प है कि अनुप्रिया पटेल के तमाम पत्रों का क्या योगी आदित्यनाथ निष्पक्ष तरह से जवाब देंगे या फिर नहीं। जी बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ निष्पक्ष तरीके से जवाब देंगे, ये तो कहीं ना कहीं सवाल केशव प्रसाद मौर्य भी उठाते हुए नजर आए। पत्र लिखते हैं तमाम, कितनी नियुक्तियां हुई, कितने लोगों को आरक्षण दिया गया, इसका पूरा ब्यौरा मांगते हैं। वहीं देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जाकर अधिकारियों की मीटिंग भी करते हैं। लेकिन इन सभी से परे अगर देखा जाए तो अनुप्रिया पटेल और केशव प्रसाद मौर्य का जो अभी एक तरीके से रवैया कह लीजिए, वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के लिए बदलता हुआ नजर आया है। जब से केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली से लौटे हैं, उनका रवैया बदला है। लेकिन वहीं अनुप्रिया पटेल की बात करें तो कहीं ना कहीं वो अब राजा भैया की अगर नीतियों पर चलती हुई नजर आएंगी, तो क्या इन दोनों में फिर से सुलह हो सकती है? अगला सवाल मेरा नाजमीन से रहेगा। नाजमीन, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अनुप्रिया पटेल ने ये बयान बोली थी कि अब ईवीएम से राजा पैदा होता है, किसी माँ के पेट से नहीं, वहीं राजा भैया भी इसका पलटवार करते हुए नजर आए थे। तो क्या अब दोनों के फैसले अब जिस तरीके से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, आरक्षण के मुद्दे को लेकर या फिर धन विधेयक का जो ये पूरा बिल पास हुआ है उसको लेकर जिस तरीके से पूरी बातें आ रही है, प्रॉपर्टी के मामले को लेकर, तो क्या लगता है कि इसमें कितनी सिमिलैरिटी दिखने को मिलती है और आने वाले दिनों में इन दोनों की सुलह हो सकती है? देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि विधानसभा के अंदर कई ऐसे विधेयक पास कराने की पूरी कोशिश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जरिए की गई और विधेयक पास भी कराया गया, लेकिन उसके बावजूद रुक जाता है। ये नजूल विधेयक है जिसको लेकर देखा जाए तो योगी सरकार पूरी कोशिश कर रही थी कि कहीं भी अटके नहीं, लेकिन विधानसभा में पास हुआ, लेकिन विधान परिषद में कहीं ना कहीं हंगामा हुआ और उस हंगामे के साथ ये विधेयक रुक जाता है। नजूल विधेयक की बात की जाए तो जिसमें संपत्ति को लेकर मामला उठता है, जहां पर ऐसी संपत्तियां जिसका कोई भी मालिकाना हक नहीं होता है, कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, ऐसी संपत्तियां जो लंबे समय से यूं ही पड़ी हुई हैं, उस पर कई लोग आकर या कब्जा कर लेते हैं या लंबे समय से रहते हुए नजर आते हैं, लेकिन कोई भी बिल्कुल यहाँ पर, लेकिन देखा जाए तो सरकार अब पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे करके इसे इस विधेयक के जरिए ये कोशिश की जा सके कि वो सरकारी जमीनों के अंदर आ सके, और यही विधेयक यहाँ पर लाया गया। लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियों ने और खुद एनडीए की सहयोगी दलों ने इसका विरोध किया। ये कहा कि सरकार जमीन पर कब्जा तो चाहती है, लेकिन इससे कई सामाजिक सौहार्द बिगड़ता हुआ नजर आएगा, कई लोग जो हैं वो बेघर होते हुए भी नजर आएंगे, एक तरीके से नुकसान आम लोगों को ही झेलना पड़ेगा। इस विधेयक के जरिए यहाँ पर ये पूरी कोशिश की गई, जिसमें अनुप्रिया पटेल हैं जिन्होंने ये कहा कि इस विधेयक को लाने से पहले चर्चा होनी चाहिए थी, विचार करना चाहिए था, लेकिन जल्दबाजी में ये विधेयक यहाँ पर लाया गया और पास करवाया गया, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है। और इसी बीच में राजा भैया का, जैसा कि आप जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में इन दोनों की राहें अलग होती हुई नजर आई थी। राजा भैया ने ये तक कह दिया था कि हम किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं करेंगे, वहीं समाजवादी पार्टी के समर्थन में राजा भैया दिखाई दिए थे। लेकिन अब इस विधेयक के साथ जहां अनुप्रिया पटेल लोकसभा चुनाव के बीच में उनके खिलाफ बयानबाजी कर रही थी, आज उन्हीं के समर्थन में नजर आती है। अब जैसे राजा भैया कहते हुए नजर आते हैं कि
कि कई ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ पर एक तरीके से कोर्ट भी देखी जाती है, वहाँ पर एक तरीके से सुनवाइयाँ भी होती हैं, कोर्ट भी हैं, लेकिन आप क्या वहाँ से उनको हटा देंगे। तमाम ऐसे आरोप लगाए गए कि आप जो विधेयक ला रहे हैं वो सिरे से एक तरीके से गलत है। अब इसी विधेयक को लेकर राजा भैया, अनुप्रिया पटेल के सुर एक साथ नजर आए, साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद के साथ भी अनुप्रिया पटेल के सुर नजर आए थे जब ओबीसी SC ST आरक्षण का मुद्दा सदन के अंदर उठता है या सदन के बाहर चिट्ठी के माध्यम से अनुप्रिया पटेल उठाती हुई नजर आती है। तो ये मुद्दे हैं जहां अनुप्रिया पटेल ने खुद ये कहा था कि जब दलितों की बात होगी, पिछड़े वर्गों की बात होगी, गरीबों की बात होगी, अगर मुझे अपनी सरकार के खिलाफ जाना पड़े तो मैं उससे भी अपने कदम पीछे नहीं खींचूंगी। आज वही स्थिति है कि अनुप्रिया पटेल अपनी ही सरकार को आंखें दिखाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आरक्षण का मुद्दा हो, विधेयक का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों के जरिए सरकार को घेर रही है। अब यहाँ पर ये सवाल भी बन जाता है कि आखिरकार क्या विधानसभा चुनाव से पहले अनुप्रिया पटेल के ये तेवर क्या भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ते हुए नजर आएंगे? क्या समाजवादी पार्टी इसका फायदा उठाती हुई नजर आएगी? तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन इन तमाम मुद्दों के जरिए राजा भैया, अनुप्रिया पटेल के सुर या कहें कि बयान के जरिए एक साथ वो नजर आए हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं नजूल का मुद्दा उठने से दोनों एक साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पर अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव कितना फायदा उठाते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव तो चाहते हैं, जिस तरीके से उन्होंने मानसून का ऑफर दिया था, उन्होंने बोला था कि मानसून सत्र चल रहा है, 100 विधायक लाओ, CM पद पाओ, इस तरीके का कहीं ना कहीं बयान देना। इस बात उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में एक खलबली देखने को मिलती है। उसके बाद नजूल का मुद्दा, अनुप्रिया पटेल का आजाद की तारीफ करना और वहीं आजाद और राजा भैया के विचारों का मिलना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ संकेत देते हुए दिखाई देते हैं कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और एनडीए गठबंधन में बड़ी टूट होने की भी संभावना दिखाई दे रही। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।